देखिए आपका आईपीसी में सेक्शन 3 और 4 चल रहा था। ये यही थोड़ा समय लेता है। इसके बाद से आपका 34 समय लेगी, फिर आपका उड़ान भरना है। तो आपका 3 और 4 को आपका फिर से एक बार देखा जाए, यानी कि फिर से एक बार इसकी शुरुआत हम करते हैं। तब बैरेक्ट शब्द स और एक दो केस उसमें पढ़ने हैं और दो तीन समस्याएं पूछी जाती हैं। वे समस्याएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हाँ, हेडिंग भी याद रखिए। एक बार मैं देख रहा था कि हेडिंग से ही क्वेश्चन बन गया है और हेडिंग देकर ये पूछा है कि ये धारा 2 में आएगा कि 3 में कि 4 में। तो भाई जो हेडिंग दी गई है आपका शुरुआती दौर में, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हर व्यक्ति की, एक व्यक्ति की, कोई व्यक्ति, ये BHU LLM में पूछ लिया। फिर साइबर क्राइम के बारे में भी थोड़ा बहुत जोड़ा गया है, उसको भी हम थोड़ा देखेंगे इन धाराओं में। लेकिन फिर एक बार शुरुआत किया जाए, भूमिका 2-4 मिनट बांधी जाए भाई। शुरुआत आपको ये करना है कि आपका जो कानून का विस्तार होता है, या तो इंट्रा टेरिटोरियल होगा, यानी कि अंतः प्रादेशिक, यानी कि केवल उस देश में जिस देश के लिए कानून बना है। तो भाई आपका आईपीसी पूरे बंद कर दिए थोड़ी देर में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आईपीसी है उसका विस्तार पूरे भारत में है। अर्थात हर व्यक्ति चाहे देशी हो या विदेशी, अगर भारत में आईपीसी के विरोध में कोई कार्य या लोप करता है तो वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा, अन्यथा नहीं। तो धारा 2 में हम अन्यथा नहीं का मतलब बताए थे कि बिना विधि के अपराध नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये नया बन सकता है कि किस सेक्शन का सिद्धांत है कि विधि के बिना अपराध नहीं। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 2। ये किस शब्द से निकलता है? अन्यथा नहीं से। और हर व्यक्ति के बारे में हमने बताया। इस पर एक केस याद रखिएगा, MH जॉर्ज बना महाराष्ट्र राज्य। चाहे देशी हो या विदेशी, विधि की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्षम्य नहीं है। अर्थात अगर कोई विदेशी भारत में आता है और ये कहता है कि हम भारत के कानून को नहीं जानते थे, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा किया जाए, तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर भारत में आया है तो कानून मानकर चलता है कि तुम भारत के सभी कानूनों का ज्ञान रखते हो, भले एक अक्षर वह भारत के कानून से परिचित न हो। दूसरा देखिए, दूसरा जो होता है आपका आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, यानी कि राज्य क्षेत्रातीत। राज्य क्षेत्रातीत का मतलब होता है आपका वाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। तो वाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का मतलब कि भारत की सीमाओं से बाहर अपराध करने में। इसके लिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है। तो क्वेश्चन आपका एक बार बना है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर आईपीसी का विस्तार होगा, ये किस सेक्शन में दिया गया है? तो यही हेडिंग महत्वपूर्ण रहेगी। धारा 3 में हेडिंग है कि 4 में? तो धारा 4। कई लोग 3 मार्क कराते हैं। फिर एक बार देखिए, अगर हेडिंग दे कि राज्य क्षेत्रातीत माने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या वाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, अर्थात भारत से कहाँ बाहर, अगर ये शब्द दे तो आपका जवाब रहेगा ये शब्द की धारा में लिखा है? 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर एक बार देखिए, भारत से बाहर अपराध के लिए। अब फिर एक बार हम दोहरा रहे हैं सभी धाराओं को। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन उठाइएगा, अनुच्छेद 245 का क्लाज 2 की संसद ही सक्षम है जो ऐसा कानून बना सकती है भारत में जो भारत से बाहर भी लागू हो,
जो राज्य विधान मंडल है वह ऐसा कानून बनाने में सक्षम नहीं है, यानी कि केवल कौन सक्षम है? पार्लियामेंट। अब भारत से बाहर अगर कोई अपराध होता है तो भारत में इसके लिए सीआरपीसी में क्या क्या प्रावधान है? तो 166 ए याद रखिए। भारत से बाहर के अपराधों में इन्वेस्टिगेशन के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी होगा, और विदेश से भारत में अन्वेषण कराना है तो 166 बी में वहाँ से भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। भारत से बाहर अपराध किया है तो भारत के किस स्थान के न्यायालय में उसके खिलाफ जांच विचारण चलेगा, ये बताया जाएगा 188। और भारत से बाहर एविडेंस कलेक्ट करना है तो 189 सीआरपीसी क्या जारी होगा? कमीशन। इसके बाद आपका व्यतिकारी राज्य क्षेत्र यानी कि रिसिप्रोकल बताया गया था, जो यूपी एपीओ में भी आ चुका है, सीआरपीसी की धारा 105। और झारखंड ने पूछ लिया एक कदम आगे बढ़कर संविदाकारी राज्य की परिभाषा, तो सीआरपीसी की धारा 105 ए कैपिटल ए मारेंगे। फिर बैक हुई आपका धारा 3 पर। अब आ जाए धारा 3 में आपका एक जनरल रूल बताया गया है, यानी कि धारा 3 में यह सामान्य सिद्धांत बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है और उस अपराध के लिए यदि वह भारत में विचारण का पात्र है तो भारत में आईपीसी के तहत वह दंड का भागी होगा। अब कब भारत से बाहर अपराध किया है तो कब वह भारत में ट्रायल का पात्र होगा, यानी कि कब उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है, इसको स्पेशलाइज करेगी सेक्शन 4। फिर एक बार देखें, कठिन है, अर्थात धारा 3 और 4 में अंतर पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो धारा 3 यह जनरल रूल बताती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर अपराध किया है, भारत में वह विचारण का पात्र है, पात्र माने योग्य है, तो आईपीसी के तहत वह दंडित किया जाएगा। और ये माना जाएगा कि वह कहाँ अपराध किया है, विदेश में कि भारत की सीमा के अंदर, भारत की सीमा के अंदर। अब वह कंडीशन या वह परिस्थिति या वे कौन से मामले हैं जिनमें कि व्यक्ति भारत से बाहर अपराध करता है तो भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, वह कंडीशन धारा 3 नहीं बताएगी। धारा 3 तो घोषणा करके समाप्त। तो वह कंडीशन कौन सी धारा बताएगी? तो धारा 4। और धारा 4 पर ही ज़्यादातर उदाहरण पूछे जाते हैं। तो पहले सेक्शन 3 का बैरक देखिए, तब 4 शब्द सह देखना है और कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं वो देखना है। देखिए आपका धारा 3, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। तो भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई देशी व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, अगर वह भारत के बाहर यानी कि इंग्लैंड, पाकिस्तान, जहाँ भी भारत के बाहर किसी देश में अपराध किया है और वह ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उसका विचारण भारत में हो सकता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो विदेश में वह अपराध किया है वह अपराध ऐसा है जिसके लिए
उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चल सकता है, यानी कि भारत में वह विचारण का पात्र हो। तो फिर कब वह विदेश में अपराध करने पर भारत में विचारण का पात्र होगा? ये तीन तो बता दिया, पात्र हो तो दंडित होगी, लेकिन किस कंडीशन में होगा वह तीन न बताकर कौन सी धारा बताएगी? 4। तो ऐसी दशा में वह भारत में आईपीसी के तहत दंडनीय होगा, और ये माना जाएगा, ये कल्पना की जाएगी, ये अनुमान लगाया जाएगा, यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसने वह अपराध विदेश में नहीं किया है बल्कि कहाँ किया है? भारत में। ये आपका धारा 3 रही। धारा 4 सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपका बताती है कि वह परिस्थिति बताती है जिस परिस्थिति में भारत से बाहर अपराध करने पर वह व्यक्ति चाहे देशी हो या विदेशी अपराध किया है तो वह भारत में विचारण का पात्र होगा, यानी कि भारत में उसके खिलाफ उस अपराध के लिए अभियोजन चलाया जा सकता है। तो आइए देखा जाए सेक्शन 4, यही आपका अंदर से पूछा जाता है। देखिए भाई, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। तो अभी हमने बताया कि जो राज्य क्षेत्रातीत अपराध हैं, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस हैं या बाह्य प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाले अपराध हैं, उस पर संहिता का विस्तार किया गया है। तो हेडिंग बना था एक बार किस धारा में? 4 में। यानी कि किस धारा में मारेंगे? 4 में। देखिए, इस संहिता के उपबंध, इस संहिता माने आईपीसी के प्रावधान, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी कि पहला नियम ये आया कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक था और भारत के बाहर वह कोई अपराध किया है, तो ऐसी दशा में वह जो भारत का नागरिक है वह भारत में विचारण का पात्र होगा, यानी कि भारत में उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। अब 4-5 उदाहरण यहाँ पूछे जाते हैं, सतर्क रहना उदाहरणों से। और आपका इसमें सीआरपीसी की धारा आपका 300 भी कोरिलेट होगी, संविधान का अनुच्छेद 20 का खंड 2 भी कोरिलेट होगा। अब आप नागरिकता पर भी आना पड़ेगा, तो सतर्क रहिए, यहाँ से समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है। अगर ये भारत का नागरिक है और इंग्लैंड में जाता है और बी की हत्या करता है और बी की हत्या करने के बाद भारत वापस आ जाता है, तो अगर जिस तारीख को ए ने हत्या की थी उस तारीख को अगर वह भारत का नागरिक था तो भारत में उसके खिलाफ उस हत्या के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। पहला नियम। फिर एक बार देखिए, अब यहाँ जो टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं कि वह भारत का सिटीजन कब होना चाहिए, अपराध करने के पूर्व, अपराध करने के समय, अपराध करने के बाद, तो बताइए भारत का नागरिक कब होना चाहिए? हाँ, अगर वह अपराध करने के पूर्व भारत का नागरिक था लेकिन जब अपराध किया उस दौरान भारत का नागरिक नहीं था, तो क्या धारा 4 अप्लाई होगी कि नहीं? नहीं। और उसके खिलाफ भारत में मुकदमा चल सकता है कि नहीं? नहीं। दूसरा, जिस तारीख को वह इंग्लैंड में अपराध किया उस तारीख को वह भारत का सिटीजन नहीं था, एक दिन बाद भारत की नागरिकता पा लिया, तो क्या भारत में उस अपराध के लिए जो वह इंग्लैंड में किया है मुकदमा चल सकता है कि नहीं? नहीं। तो कब नागरिकता होनी चाहिए? पहला पॉइंट, जब वह क्या किया है? अपराध। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम ये निकला
कि भारत के नागरिक ने विदेश में जो कार्य किया है वह विदेशी कानून के तहत अपराध घोषित किया गया हो कि भारतीय कानून के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में उस अपराध के लिए जो भारत के नागरिक ने विदेश में किया है, भारत में वह दंड का भागी तभी होगा जब भारत में उस कार्य को अपराध घोषित किया गया हो। अब आइए आपका एक उदाहरण, अब तो सटीक बैठता ही नहीं, एक उदाहरण हम देखते हैं। अब ये उदाहरण गलत है क्योंकि भारत में भी अब ये अपराध नहीं है। जो सबसे अच्छा उदाहरण आपका मिलता था वह एडल्ट्री का, जार कर्म का मिलता था। यानी कि आपका अगर ए भारत का नागरिक है, इंग्लैंड में जाता है, जार कर्म का अपराध करता है, तो इंग्लैंड में यह कार्य अपराध नहीं था, लेकिन भारत में क्या था? अपराध। तो समस्या ये बनती थी कि वह जो कार्य विदेश में किया है वह विदेशी कानून के तहत अपराध घोषित हो कि भारतीय कानून। भारतीय कानून, विदेश से मतलब नहीं है। यानी कि वह जो अपराध कार्य किया है भले विदेशी कानून के तहत वह अपराध न हो, भारतीय कानून के तहत उसे क्या घोषित किया गया हो? अपराध। तब भारत में उसके खिलाफ उस अपराध के लिए मुकदमा चल सकता है। अब तुरंत दिमाग आपको लगाना है कि इंग्लैंड में अपराध किया और भारत में मुकदमा उसके खिलाफ चलाना है, तो तुरंत सीआरपीसी की धारा 188 कवर करेंगे। और 188 ये बताती है कि अगर विदेश में भारत से बाहर अपराध किया है तो भारत में जांच विचारण किस प्लेस के, किस स्थान के न्यायालय द्वारा किया जाएगा, क्योंकि भारत में तो अपराध किया नहीं कि स्थान डिसाइड कर दिया जाए। तो 188 सीआरपीसी बस ये बता देती है कि जहां वह भारत में पाया जाए। यानी कि इंग्लैंड से मान लीजिए आया, प्रयागराज में उतरा तो यहीं मिल गया तो यहीं के न्यायालय, दिल्ली में मिल गया तो कहाँ के न्यायालय? दिल्ली। और बॉम्बे में उतरा तो कहाँ के न्यायालय शुरू कर देंगे? जहां वह क्या हो? पाया जाए भारत में। लेकिन लेकिन भी लगाना है, किसकी पूर्व अनुमति से ही मुकदमा चल सकता है उसके खिलाफ? तो केंद्रीय सरकार। यही दो नियम याद रखना। अब आइए, भारत के नागरिक द्वारा जो विदेश में अपराध किया गया हो वह आपका भारत के नागरिक के प्रति भी हो सकता है, किसी विदेशी के प्रति भी हो सकता है। इसमें कोई आपका कह सकते हैं कि दो राय नहीं है। यानी कि विदेश में भारत के नागरिक के प्रति भारत का नागरिक अपराध करता है तब भी दंडनीय, और विदेशी के प्रति करता है तब भी। अब समस्या आगे बढ़ाइए। मान लीजिए ए एक भारत का नागरिक है, बी बी की घोर उपहत्या करता है इंग्लैंड में, तो आप ये कहेंगे कि इंग्लैंड में भी तो उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है? चल सकता है। इंग्लैंड की सरकार उसे गिरफ्तार करवाए, अपने यहाँ मुकदमा चलवाए, सजा दे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ से भाग कर आ गया तो भारत में भी उसके खिलाफ क्या चल सकता है? मुकदमा। क्योंकि घोर उपहत धारा 320 आईपीसी में भारत में भी अपराध मानी गई है। अब अगली समस्या यहाँ ये बनती है कि अगर उसी अपराध के लिए वह विदेश में एक बार सजा पाया और भारत में सजा काट कर आ गया। अब एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए भारत का नागरिक था और इंग्लैंड गया, बी को वहां घोर उपहत्या पहुंचाया, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया, इंग्लैंड की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, वहीं उसके खिलाफ मुकदमा चला, वहां सजा मिली, मान लीजिए 7 साल की सजा मिली, 7 साल की सजा भुगत लिया,
फिर सजा भुगतने के बाद भारत में आता है, तो क्या भारत में उसी अपराध के लिए उसके खिलाफ पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं? तो इस एंगल से आप दो एंगल देखिएगा भाई, डायरेक्ट ना कर दिएगा नहीं चलाया जा सकता, उसका नियम समझना है। ऐसी कंडीशन में हमारी सीआरपीसी ऐसे अभियुक्त को कोई बचाव नहीं देती। यानी कि सीआरपीसी ये कहती है कि भले विदेश में सजा पाया हो, बाइज्जत बरी हो गया हो, उसके खिलाफ उसी अपराध के लिए भारत में मुकदमा चलाने पर कोई रोक टोक नहीं है। तो सीआरपीसी की धारा 300 में स्पष्ट ये बताया गया है, अपने मन से हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन भी लगाना है। हमारा जो संविधान है वह जरूर डिफेंस देगा, और वह आपका अनुच्छेद 20 क्या क्लाज 2 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी कि अगर विदेश में वह सजा पाया, भारत में आया, भारत में उसके खिलाफ उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चल रहा है, तो वह विश्व वैक्सरी यानी कि दोहरे खतरे या दोहरे दंड के विरुद्ध संरक्षण जो फंडामेंटल राइट है अभियुक्त का, उसका बचाव ले सकता है और मुकदमा खारिज करवा सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 मूल अधिकार है, तो इसके लिए या तो वह हाई कोर्ट जाए 226 के तहत, या कहाँ जाए सुप्रीम कोर्ट, किस अनुच्छेद के तहत 32। यानी कि सीआरपीसी उसे कोई बचाव नहीं देगी, लेकिन कौन देगा बचाव? संविधान। लेकिन वह कब देगा? जब वहाँ कन्विक्ट हुआ हो कि एक्विटल हुआ हो, जब विदेश में कन्विक्ट हुआ हो, क्योंकि हमारा संविधान तभी बचाव देता है जब एक बार उस अपराध के लिए व्यक्ति क्या पाया हो? सजा। बाइज्जत बरी या दोष मुक्ति में कोई बचाव हमारा संविधान नहीं देता। अगला, ये तो भारत का नागरिक बताएगा। अगला शब्द देखिए भाई आपका, भारत में रजिस्ट्रीकृत, रजिस्ट्री के माने पंजीकृत, रजिस्टर्ड, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, अब किसी व्यक्ति को समझना है, किए गए किसी अपराध को भी लागू है। अब देखिए यहाँ से भी समस्या बनती है। समस्या ये देखनी है कि अगर भारत में कोई विमान या पोत रजिस्टर्ड हो, तो वह विमान या पोत विश्व के किसी भी कोने में हो, अगर उस विमान या पोत पर कोई भी व्यक्ति, चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक, यानी कि चाहे भारतीय नागरिक द्वारा उस पोत या विमान पर अपराध किया गया हो या किसी विदेशी द्वारा, तो वह आईपीसी के तहत दंड के क्या होंगे? भागी। यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है, कई बार भाई गलत न हो, एक भारत का विमान है जो आपका रजिस्टर्ड नहीं है भारत में, जाता है नेपाल, और नेपाल में दो विदेशी, दो नेपाली आपस में विमान में ही लड़ जाते हैं, तो क्या वह भारत में विचारण के पात्र होंगे कि नहीं? तो एक शब्द पकड़िएगा, एक शब्द यहाँ मिस है। कौन सा मिस है? कि वह विमान भारत में रजिस्टर्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, पॉइंट पकड़िए। अगर वह विमान या पोत भारत में रजिस्टर्ड है, तब उस विमान या पोत पर चाहे भारत का नागरिक अपराध करे या कोई विदेशी नागरिक अपराध करे, तब ऐसी दशा में वह भारत में विचारण का क्या होगा? पात्र। और आईपीसी के तहत ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा। अब उदाहरण देखिए, एक विमान है जो नेपाल पहुंचा और नेपाल में दो विदेशी उस विमान में आपस में लड़ जाते हैं, तो भारत में वह विमान रजिस्टर्ड है,
तो क्या आईपीसी के तहत उन दोनों को दंडित किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, एक पोत है जो खुले समुद्र में है, भारत में रजिस्टर्ड है, एक विदेशी उस पोत पर दूसरे विदेशी की हत्या कर देता है, क्या आईपीसी अप्लाई होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वह विमान या पोत भारत में क्या है? रजिस्टर्ड। भाई सतर्क रहिएगा, चाहे किसी भी कोने में किया जाए उससे मतलब नहीं है। आपका चाहे भारत का नागरिक भारत के नागरिक के प्रति करे, भारत का नागरिक विदेशी के प्रति करे, विदेशी भारत के नागरिक के प्रति करें, या दो विदेशी ही आपस में क्या हो जाए, विमान या पोत पर अपराध करते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, तो भले ही विश्व के किसी भी कोने में करते हों, अगर वह विमान या पोत भारत में क्या है? पंजीकृत, तो वह आईपीसी के तहत दंड के क्या होंगे? भाग। सतर्क रहिएगा, आपका पंजीकृत पर ही क्वेश्चन उठा है। तीसरा देखिए, कोई व्यक्ति, अब जो ये तीसरा क्लाज है, आपका ये जोड़ा गया और आपका ये जो जोड़ा गया, आपका आईटी एक्ट सन 2008 में संशोधन करके जोड़ा गया, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में सन 2000 का कानून है, उसमें संशोधन किया गया, और ये जो संशोधन है 2008 में जोड़ा गया, और कब से लागू किया गया, डेट भी दी गई है 27/10/2009, अंडरलाइन कर लीजिएगा, 27/10/2009 को लागू की गई। अब ये BHU LLM में ये क्वेश्चन बना था खंड 2 में कि कोई व्यक्ति, अब को ये पूछा था एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, तो धारा 4 के आपका खंड 2 में मन खंड 3 में क्या लिखा गया है? तो क्या लिखा गया है? कोई व्यक्ति। फिर एक बार बताइए, कोई व्यक्ति का मतलब क्या? भारतीय नागरिक की, विदेशी की, दोनों। हाँ, एकदम सटीक याद रखिए, कोई व्यक्ति मतलब क्या? तो आइए पहले तो आपका साइबर क्राइम देखिए, तब तो बेहरक भाई पढ़ाया जाए। पहले आपका साइबर क्राइम देखिए भाई, साइबर क्राइम का हिंदी होता है संसूचनाओं के माध्यम से किया गया अपराध, यानी कि जो अपराध संसूचनाओं के माध्यम से किए जाते हैं, जैसे कि आपका ईमेल द्वारा, मोबाइल द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, लैपटॉप द्वारा इत्यादि के द्वारा, इसी को हम साइबर क्राइम कहते हैं। याद रखिएगा, साइबर क्राइम से निपटने के लिए, यानी कि साइबर क्राइम को दंडनीय बनाने के लिए भारत ने सन 2000 में एक कानून बनाया, आईटी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000। तो क्वेश्चन यहाँ जीएस में भी बनता है कि साइबर क्राइम कहाँ दंडनीय है, किस कानून के तहत? तो तुरंत आप बताएंगे कौन सा कानून? आईटी एक्ट सन 2000, तमाम दंड है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बने हैं 3-4, वो भी भाई हमारा कर्तव्य है कि बता दिया जाए कि आईटी एक्ट सन 2000 द्वारा किन किन कानूनों में संशोधन किया गया। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस उपर्युक्त सभी। तो सीआरपीसी में भी किया गया, आईपीसी में भी, और आपका एविडेंस में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आपका किस कानून के तहत, किस संशोधन के तहत एविडेंस में मान्यता दी गई? तो जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होता है उसको आईटी एक्ट सन 2000 द्वारा एविडेंस में संशोधन करके मान्यता दी गई। जैसे सीसीटीवी कैमरा है, मोबाइल की रिकॉर्डिंग है, आपका कॉन्फ्रेंसिंग है, इत्यादि। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को याद रखिए।
अगला जो ये सन 2000 में आईटी एक्ट द्वारा संशोधन किया गया, पूछा गया था एपीओ में डेट कि ये कब डेट से लागू हुआ, तो 17 अक्टूबर सन 2000। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहा जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा जो सन 2000 द्वारा जो एविडेंस में संशोधन किया गया वह सबसे व्यापक था। इसी को हम क्या कहते हैं, मिनी एविडेंस। तो इसी प्रकार संविधान में बिहार में पूछ लिया कि मिनी संविधान किसको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा संशोधन संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 42 में, यानी कि 42 में। आगे बढ़ा जाए। अब खंड 3 जोड़ने का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर चाहे भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक, अगर विदेश में बैठा है और भारत के कंप्यूटरों को लक्ष्य बनाकर कोई साइबर क्राइम करता है, तो क्या वह भारत में दंड का भागी होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई चीन में बैठा व्यक्ति है और भारत के एटीएम को हैक कर लिया, कोरोना काल में हुए थे एटीएम हैक, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा एसबीआई परेशान था। अब और आपका 5 लाख से ऊपर, मैं बता दूं, आपका खातों से कुछ न कुछ पैसा गायब हो गया था। तो इसके बाद आपका एसबीआई बैंक ने ये किया कि सबका एटीएम बदला, नया नया एटीएम भेजा और कहा कि पुराना एटीएम निरस्त किया जाता है, ये नया एटीएम लीजिए। यानी कि साइबर अपराध ऐसे होते हैं जिनका सोर्स स्रोत का पता लगाना मुश्किल होता है। अदृश्य अपराधी हैं कई, दृश्य नहीं होते। और साइबर अपराध इस समय तो आपका कह सकते हैं कि खूब फले बढ़े। और आपका जो कोरोना काल आया, इसमें जो तिकड़मबाज थे, यानी कि जो इंजीनियर किए हैं, एमटेक किए हैं, रिसर्च किए हैं, जो सिम बना सकते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि सबका आपका हैक करना शुरू कर दिया। अब तो आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है। ये नहीं कि आपका मोबाइल सुरक्षित है। आप समझ रहे हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सरकार की नज़र आपकी पग पग पर गतिविधियों पर है, इसमें शक नहीं। कौन क्या पोस्ट डाल रहा है, सरकार चाहे तो 2 मिनट सेकंड में क्या करेगी, सब उजागर। यहाँ तक कि जो भी आप पोस्टें डालते हैं वे पोस्टें सुरक्षित रहती हैं। ये नहीं कि आप व्हाट्सएप से कुछ भेजे और डिलीट कर दिए। तो जो व्हाट्सएप कंपनी है, कुछ दिनों तक आपकी जो पोस्ट हैं उस कंपनी में सेव रहती हैं, और कभी काल आपका उसको पुनः पुनर्जीवित किया जाता है जब अपराध होता है। और किसने क्या लिखा, ये डिलीट करने से डिलीट नहीं हो जाएगा। फेसबुक पर वो पड़ा रहता है, भले आप डिलीट कर दें, लेकिन फेसबुक के पास वो सारा रिकॉर्ड आपका क्या है, पड़ा हुआ है। ये ना समझिए कि ना पड़ा। तो आगे बढ़ा जाए। यानी कि ये जो साइबर क्राइम होते थे, अब इस पर भी आईपीसी लागू कर दी गई। अब इसको बेरट की भाषा से अब देखिए। कोई व्यक्ति, याद रखिए, एक व्यक्ति नहीं, विदेशी नहीं, भारतीय नागरिक नहीं, कौन शब्द है, कोई व्यक्ति। ये BHULLA में फिर मैं बता दूं आया था। कोई व्यक्ति किसी स्थान में भारत से बाहर और परे कोई अपराध भारत में स्थित कंप्यूटर साधनों को लक्ष्य बनाते हुए कारित करता है, तो आईपीसी के तहत वह दंड का भागी होगा कि नहीं होगा। यानी कि विदेश में बैठे हो और भारत के मोबाइलों को, भारत के लैपटॉपों को, भारत के एटीएमों को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करते हो या हैक कर लेते हो या वायरस डाल देते हो, तो भारत में तुम दंड के भागी होगे, चाहे तुम देशी हो या विदेशी। लेकिन अब आइए देखिए, एक कोरिलेशन आपका छूट गया था, उसको बता दिया जाए।
अगर भारत में कोई व्यक्ति बैठा है और विदेश में किसी दूसरे व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है, एबेट करता है कि तुम विदेश में अपराध कर दो, तो ऐसा भारत में बैठा व्यक्ति जो भारत में से क्या कर रहा है, दुष्प्रेरण, भारत में दंड का भागी होगा। आपका 108 ए आईपीसी यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा, 108 क यानी कि कैपिटल ए, नई धारा है भाई, 108 ए, एक पॉइंट छूटा था। भारत में बैठा है, कहाँ उकसा रहा है, इंग्लैंड में किसी व्यक्ति को कि वहाँ ये अपराध कर दो, तो भारत में ऐसा व्यक्ति दुष्प्रेरण के लिए दंडित होगा कि नहीं होगा। और आईपीसी की धारा वह छूटी थी कौन सी, 108 ए। अब आइए एक्सप्लेनेशन देखा जाए। इस धारा में शब्द अपराध में ऐसा प्रत्येक अपराध सम्मिलित है जो भारत से बाहर किया गया है, जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। तो अभी हमने बताया कि भारत से बाहर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो वह आईपीसी के तहत अपराध होना चाहिए घोषित की विदेशी विधि आईपीसी। तो अपराध को कहाँ क्लियर किया गया है, स्पष्टीकरण में। और पहले स्पष्टीकरण में किसको क्लियर किया गया है, ऑफेंस को, कि भारत में ऑफेंस हो कि विदेश में, भारत में भले कार्य कहाँ किया गया हो, विदेश में। दूसरा देखिए, अभिव्यक्ति कंप्यूटर साधन का वही अर्थ होगा जो आईटी एक्ट 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ट में दिया गया है। अब अगला देखिए आपका धारा 5 आ जाइए। हाँ बताइए। परे मतलब होता है दूर। दूर का मतलब ये हो सकता है कि जहाँ किसी की टेरिटोरी न हो, किसी देश की, जैसे कि आपका अंतरिक्ष हो गया, वहाँ भी हो सकता है किसी की भाई आपका टेरिटोरी नहीं है, ये हो सकता है। नहीं तो आपका और एक ही बार ही, जैसे कि आपका नल एंड वार्ड यूज किया जाता है, तो कई शब्द ऐसे हैं जो एक साथ यूज किए जाते हैं आपस में जोड़कर। तो उसको और हम देख लेंगे, थोड़ा बहुत आप पूछ रहे हैं तो। लेकिन आपका इसका मतलब भारत से बाहर और परे का मतलब कि चाहे उस एरिया में किसी देश का क्षेत्राधिकार हो या न हो, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन और एक बार गौर किया जाएगा, इस पर मिला नहीं क्लियर तौर पे। हाँ, हर व्यक्ति, मैंने कोई व्यक्ति चाहे देशी हो या विदेशी। हाँ, तो वहाँ भी हर व्यक्ति, मैंने कोई विदेशी हो या भारतीय हो, उससे मतलब नहीं है। जहाँ भी हर व्यक्ति आए या कोई व्यक्ति आए, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वह अपराध करते समय भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, यही इसका मतलब हुआ। अगला देखिए धारा 5 सेविंग क्लाज है। कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव न डाला जाना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर अलग किन्हीं विषयों को अलग कानून बनाकर अपराध घोषित किया गया है और उसमें दंड का प्रावधान कर दिया गया है, तो आईपीसी वहाँ लागू नहीं होगी, वे विधियाँ लागू होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आपका एससी एसटी एक्ट हो गया, पर्यावरण कानून हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जुनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पास्कोस एक्ट हो गया, ये स्पेशल लॉ है। तो क्या स्पेशल लॉ या लोकल लॉ आईपीसी के अलावा बनाए जा सकते हैं कि नहीं, बनाए जा सकते हैं। और भारत में तो इस समय भरमार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका लोकल लॉ और कौन लॉ हो गए हैं स्पेशल। तो देखिए आपका बैरेक्ट, इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों को
प्रभावित नहीं की जाएगी। यानी कि एक लाइन में समझिए कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है या तीनों सेनाओं का कोई सदस्य है और वह सेना में विद्रोह करता है या सेना का भगोड़ा है, अगर उसके लिए अलग से कानून बना है तो क्या आईपीसी उस अलग बने कानून पर कोई विपरीत प्रभाव डालेगी? नहीं। तो तमाम कानून बने हैं जो सेना में विद्रोह करने या आपका सैनिक सेना के भगोड़ों को दंडित करने के लिए बनाए गए हैं। अगला शब्द महत्वपूर्ण है इसमें, या किसी विशेष या स्थानीय विधि के प्रावधानों पर विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि अगर कोई स्पेशल लॉ बन गया, लोकल लॉ बन गया, तो पुनः धारा याद रखिए, स्पेशल लॉ की परिभाषा आईपीसी के किस धारा में? 41 में। लोकल लॉ की परिभाषा किस धारा में? 42 में। स्पेशल लॉ का मतलब ये हुआ कि किसी विशेष विषय पर बनाया गया कानून। लोकल लॉ का मतलब हुआ जो पूरे भारत में लागू न हो किंतु भारत के किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो क्या अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ बन गया है तो क्या आईपीसी उस पर बुरा प्रभाव डालेगी कि नहीं डालेगी? नहीं। अर्थात आईपीसी भी लागू रहेगी उस क्षेत्र में, वह विशेष विधि भी, और कौन? स्थानीय विधि। तीनों एक साथ चल सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं। अब अध्याय 2 आ जाइए। अध्याय 2 आपका जनरल एक्सप्लेशन है, साधारण स्पष्टीकरण है। अब अध्याय 2 के बारे में जो 2-3 नियम पूछा जाता है वो देखिए। जो ये अध्याय 2 है, पहला नियम, ये आईपीसी की कुंजी कही जाती है। आईपीसी का क्रोड कहा जाता है, की कही जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आईपीसी की कुंजी कौन है, तो अध्याय 2। अब क्यों कुंजी है? तो कुंजी करती क्या है? जो समस्या रहती है। या की करती क्या है? जो ताला रहता है उसको खोल देती है। यानी कि जो समस्याएं रहती हैं उनको पूरी तरह सॉल्व कुंजी द्वारा किया जाता है। तो पहला नियम हमें ये देखना है कि आखिर चैप्टर 2 में दिया क्या गया है। तो अध्याय 2 में कुछ बातों को एक्सप्लेन किया गया है, क्लियर किया गया है, स्पष्ट किया गया है, सेक्शन 6 से लेकर 52 ए तक। ये एक तरह से परिभाषाएं ही हैं, लेकिन लीगल तौर पर पूछे तो परिभाषा हेडिंग नहीं है, बल्कि क्या है? साधारण स्पष्टीकरण। एक बार बस एमपी ने इस पर क्वेश्चन बनाया है और वह मैं बता चुका हूँ कि अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो शुद्ध रूप से देखा जाए तो सीआरपीसी की धारा 2N में दी गई है, क्योंकि आईपीसी की धारा 40 में लीगल तौर पे परिभाषा नहीं है। ये हेडिंग चैप्टर का क्या है? साधारण स्पष्टीकरण। यानी कि 6 से लेकर 52 ए तक में कुछ शब्दों को एक्सप्लेन किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है कि इस शब्द का मतलब या मीनिंग या अर्थ क्या निकाला जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया कि क्यों इस अध्याय को कुंजी कहा जाए या की या धुरी कहा जाए। तो फिर एक बार देखिए, एक उदाहरण मैं बताऊंगा तब सेक्शन शुरू होगा। इस अध्याय को आपका आईपीसी की कुंजी इसलिए कहा जाता है कि इस अध्याय में जो शब्द आए हैं वह अपराध की परिभाषाओं से कोरिलेट होते हैं और अपराध के तत्वों से कोरिलेट होते हैं और उन तत्वों की व्याख्या कर देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत संदेह रहता है वह संदेह पूरी तरह क्या हो जाता है? मिट जाता है। यानी कि कुंजी करती क्या है? जहाँ भी कठिनाई हो उस कठिनाई को क्या करती हैं? दूर।
अब एक उदाहरण हम बता रहे हैं, एक ही उदाहरण केवल इस पर हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण चोरी का अपराध ले लीजिए। चोरी के लिए कितनी बातें आवश्यक हैं? 5। पहली बात ये आवश्यक है कि प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चल। अब किसे चल संपत्ति कहा जाएगा? इस राज्य को, इस खंड की, इस अध्याय की धारा 22 क्लियर कर देगी। तो 22 चूंकि चल संपत्ति को क्या करती है? क्लियर। दूसरा, आपका कब्जे में होना चाहिए वह वस्तु, तो कब्जे के बारे में 27 बताएगी। संपत्ति हटाते समय इरादा बेईमानी का हो, तो कब बेईमानी का है कि नहीं, इस बात को राज खोल देगी। कौन सी धारा? 24। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा 5-6 से लेकर 52A तक में शब्द दिए गए हैं, ये शब्द अपराध की परिभाषाओं से जुड़ते हैं, और वहाँ जो समस्या रहती है, जो शब्द वहाँ दिए रहते हैं, उन शब्दों की क्या करते हैं? व्याख्या क्लियर कर देते हैं, संदेह को क्या करते हैं? मिटा देते हैं। इसीलिए अध्याय 2 को आईपीसी की क्या कहा जाता है? कुंजी। अब आइए धारा 6। जहाँ तक धारा 6 की बात है, ये भी एक कुंजी है, और ये पूरी आईपीसी की कुंजी नहीं है। तो पहले धारा 6 जब भी पढ़िए, अब देखिए इसका दायरा थोड़ा ज़्यादा है। जब भी धारा 6 पढ़िएगा, तुरंत आपका धारा 40 पढ़ना है, धारा 41 पढ़ना है, धारा 42 पढ़ना है। फिर आपका 76 से लेकर 106 पढ़ना है, और कम से कम एविडेंस की एक धारा पढ़नी है, 105। फिर एक बार देखिए भाई, आपका धारा 6 केवल नहीं पढ़ना है, सेक्शन 6 आपको पढ़ना है। 6 के साथ ही साथ आपका 40, 41, 42 पढ़ना है। फिर आपका अध्याय 4, अध्याय भाई लिखा जाए, अध्याय 4 जनरल एक्सेप्शन, यानी कि साधारण अपवाद पढ़ने हैं, 76 से लेकर 106 आईपीसी, और एक साक्ष्य अधिनियम की धारा पढ़नी है आपका 105। देखिए पहले भूमिका बांधिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। बिहार में पिछली बार आपका 105 से क्वेश्चन एविडेंस से बना भी है, यहाँ से चांस रहता है बनने का निश्चित तौर पे। देखिए ध्यान से, धारा जो 6 है, ये अध्याय 4 की कुंजी है। पहला नियम याद रखना है, यानी कि अगर ये पूछा जाए कि आईपीसी के अध्याय के राज्य को कौन खोल देती है, या आईपीसी के चैप्टर 4 की कुंजी कौन है, तो आपका जवाब रहेगा धारा 6 है। धारा 6 आईपीसी को बड़ा होने से रोकती है, ये भी याद रखिए। धारा 6 आपका अपराधों को कंट्रोल भी करती है। अब कैसे कंट्रोल करती है, कैसे? ये अध्याय 4 की कुंजी है, पूरी आईपीसी की नहीं। धारा 6 किसकी कुंजी मानी जाती है? अध्याय 4। अब अध्याय 4 में दिया क्या गया है, जब तक ये नहीं समझेंगे धारा 6 भी नहीं आएगी। देखिए आपका पहले चैप्टर 4 समझिए। चैप्टर 4 में आपका 76 से लेकर 106 तक की धाराएं हैं। ये धाराएं अपराध से रिलेटेड न होकर डिफेंस या बचाव से संबंधित है। इसमें कोई अपराध नहीं है, बल्कि इसमें क्या है? बचाव। यदि अभियुक्त ये चाहता है कि वह अपना बचाव ले ले और अपना मामला 76 से लेकर 106 तक में कहीं सेट कर दे, तो ये बात प्रूफ या साबित या न्यायालय में
प्रमाणित करनी होगी, अभियुक्त को ही करनी होगी कि उसका मामला 76 से लेकर कहाँ तक में सेट हो रहा है, आपका 106। एविडेंस की एक धारा निकाल दिया जाए, पहले कौन सी धारा, 105। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 केवल आपराधिक मामलों में लागू होती है। अगर अभियुक्त अपना मामला जनरल एक्सेप्शन में लाना चाहता है तो इस बारे में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, एक्यूट पर। अभियुक्त साबित करे कि हमारा जो मामला है कहाँ से कहाँ तक में आ रहा है, आपका 76 से कहाँ तक में, 106। ये पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, 76 से 106 तक में है क्या, तो एक दो उदाहरण बताया जाए। जैसे कि आपका 82 का उदाहरण देखा जाए और 84 का, दो धाराओं का। अगर कोई शिशु 7 वर्ष से कम है तब कोई अपराध किया है तो उसे डोली इनकैपेक्स माना जाएगा, अक्षम गुड़िया, अपराध करने में अक्षम। और धारा 82 बताती है कि वह पूर्ण बचाव का क्या होगा, हकदार। 84 ये बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड था, किस समय था, कार्य के पहले कि कार्य के समय की कार्य के बाद, हाँ, और अपराध किया है तो वह बचाव का हकदार होगा, उसे कानूनन कोई सजा नहीं दी जाए। दो उदाहरण पर आइए। अब ये जो 76 से लेकर और 106 के प्रावधान हैं, जिसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है बल्कि अभियुक्त बचाव ले रहा है, तो धारा 6 को कवर करिए। धारा 6 मात्र इतना बताती है कि जो अध्याय 4 में 76 से लेकर 106 तक के प्रावधान हैं, ये प्रावधान सभी अपराधों में बचाव के रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे। यानी कि जितने अपराध दिए गए हैं, ये माना जाएगा कि उन अपराधों के नीचे 76 से लेकर 106 लिखा गया है, भले उन्हें वास्तव में लिखा न गया हो। यानी कि फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए कि ये माना जाएगा कि 76 से 106 सभी अपराधों की परिभाषाएं दंड, अपवाद, परंतु और दृष्टांत में सम्मिलित हैं, भले उन धाराओं के आगे वह लिखा न गया हो। अब आइए एक उदाहरण देखिए। ये एक बच्चा है जो 6 वर्ष का है, एक ब्रेड चुराता है और घर के बाहर चुराता है। आईपीसी की धारा 379 का अपराध करता है। तो ऐसी दशा में आप कहेंगे कि 379 में तो ये बात लिखी ही नहीं गई है कि 7 वर्ष से कम का बालक है तो चोरी के लिए दंडित नहीं होगा। तो तुरंत धारा 6 का सहारा लेंगे। धारा 6 कहती है कि भले लिखा न गया हो लेकिन ये माना जाएगा कि 76 से लेकर 106 सभी धाराओं में क्या है, समाहित है कि नहीं, और सभी अपराधों में इसका अभियुक्त क्या ले सकता है, बचाव। तो भले वहाँ ना लिखा हो बच्चा के बारे में, लेकिन 82 वहाँ भी क्या होगी, अप्लाई। इसमें कोई शक नहीं है। फिर एक बार आपका बैक होइए धारा 6। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि भाई ये जो डिफेंस है 76 से 106 तक का, ये सभी अपराधों में मान्य होंगे। यानी कि सभी अपराधों में अभियुक्त अपना बचाव क्या कर सकता है, ले सकता है। तो आईपीसी के लिए जो अपराध को क्लियर किया गया है वह किस सेक्शन में है, 40। तो अपराध का मतलब मैं कल परसों बताया था, जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विधि के तहत और किस विधि के तहत, स्थानीय।
तो विशेष विधि की धारा में 41, स्थानीय की धारा में 42। तो लास्ट लाइन ये रहा कि जो अध्याय 4 का बचाव है, यानी कि 76 से लेकर 106 का, ये किन अपराधों में मान्य होगा, तो दे देगा ऑप्शन आईपीसी के तहत अपराधों में विशेष विधि, स्थानीय विधि, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे? इतना बताने का मतलब ये हुआ कि उपर्युक्त सभी। हम क्यों उपर्युक्त सभी बता रहे हैं? क्योंकि इसका निष्कर्ष हम कहाँ से निकाले हैं? आईपीसी की 21 धारा से 40। और अपराध का मतलब जो आईपीसी के तहत हो, जो विशेष विधि, जो स्थानीय विधि, तो क्या मार्क कराना है? उपर्युक्त सभी। तो मान लीजिए एक व्यक्ति, लास्ट लाइन आपका, एक व्यक्ति एससी एसटी के प्रति अपराध किया है, तो क्या वह अभियुक्त अपना बचाव 76 से लेकर 106 तक में ले सकता है कि नहीं? ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि सभी विधियों में ये बचाव क्या है? मान्य। एक उदाहरण पर्याप्त है। तभी 10 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, कॉन्टेक्ट लिखवाया जाएगा। तो आपका संविदा नियम 10-12 मिनट बाद लिखवाया जाएगा भाई। थोड़ा थोड़ा चलता रहे ताकि 2-4-5 दिन में, क्योंकि सोमवार से लेक्चर देना है कांटेक्ट में, तो आज लिखवाया जाए, फिर अगले हफ्ते 2-3 दिन लिखवाया जाएगा। तभी 10-12 मिनट बाद ही क्लास चलेगा।